हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के एरिया और प्रॉब्लम्स के बारे में जाना। अब बारी है उसके नेचर के बारे में जानने की, और ये सारे पॉइंट्स हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर को हाईलाइट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी को पॉजिटिव साइंस इसलिए कहा जाता है कि एज अ साइंस ये ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और उसे कंट्रोल करती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देती है। उसके अलावा इसे कहा जाता है अप्लाइड साइंस। मीन्स ये लर्नर के बिहेवियर की साइंस है और लर्निंग सिचुएशन में लर्निंग प्रोसेस की भी स्टडी करती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत यूज़फुल साइंस है, इसका नेचर प्रैक्टिकल होता है। एक टीचर हर स्टेज पर एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज का यूज़ करता है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बिना अफेक्टिव टीचिंग हो ही नहीं सकती। और एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ लर्निंग सिचुएशंस के साथ भी डील करती है। एजुकेशनल साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी को एजुकेशनल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर लर्निंग सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है या करेगा, इसकी स्टडी होती है। क्लासरूम में लर्नर क्या सीखता है, क्यों सीखता है, कैसे सीखा, और टीचर्स उसे क्या सिखाना चाहते हैं, और जो टीचर्स सिखाना नहीं चाहते वो भी स्टूडेंट सीख जाता है आखिर कैसे, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है। नेक्स्ट है सोशल साइंस। वैसे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन फील्ड से जुड़ी है, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस को सोशल सिचुएशन में भी लर्नर पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्नर के बिहेवियर के उन फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स की स्टडी करती है जिनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रोल होता है। डेवलपिंग साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी के एरिया में नई नई रिसर्चेस की वजह से लर्नर के सीखने के नए टाइप्स, नई सिचुएशंस और नए फैक्ट्स आ रहे हैं। इसके एरिया में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसे डेवलपिंग साइंस भी कहते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन। जी लेस्टर एंडरसन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी एक एकेडमिक सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में ये लर्नर के बिहेवियर पर ही फोकस था, उसके बाद बॉडी ऑफ फैक्ट से भी जुड़ा, प्रिंसिपल्स दिए जाने लगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स एजुकेशनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप के मेथड्स पर रिसर्च होती है, डाटा कलेक्शन होता है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। इसका मेन सब्सटेंस सब्जेक्ट मैटर ही है। एजुकेशनल थ्योरी सब्जेक्ट मैटर का बेस तैयार करती है कि स्टूडेंट को कैसे और क्या पढ़ाया जाए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक अप्रोच। एजुकेशनल साइकोलॉजी की अप्रोच साइंटिफिक है। अब तक हमने पढ़ा भी है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस एंड द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक। तो इसके बारे में मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे हमें इसे एक्सप्लेन भी करना है। स्टूडेंट्स, हमने पहले वीडियो में साइकोलॉजी का कंसेप्ट पढ़ा, दूसरे में एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो इन दोनों का डिफरेंस भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनका डिफरेंस हम कैसे जानते हैं, वो फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन। साइकोलॉजी जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ डील करती है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटली जनरल साइकोलॉजी के रूल्स और प्रिंसिपल को ही अप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल वर्सेस जनरल इन्वायरमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल इन्वायरमेंट में चाइल्ड की एक्टिविटी से कंसर्न होती है, और जनरल साइकोलॉजी जनरल इन्वायरमेंट में चाइल्ड की एक्टिविटी से कंसर्न होती है। यानी दोनों का डिफरेंस कहाँ पर हुआ, एजुकेशनल इन्वायरमेंट पर और जनरल इन्वायरमेंट पर। दोनों करते ही चाइल्ड की स्टडी हैं, चाइल्ड की एक्टिविटीज़ की स्टडी, लेकिन उनका मेन मोटिव जो है वो जनरल इन्वायरमेंट और एजुकेशनल इन्वायरमेंट ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल वर्सेस एकेडमिक आउटलुक। एजुकेशनल साइकोलॉजी का आउटलुक प्रोफेशनल होता है और जनरल साइकोलॉजी का आउटलुक एकेडमिक होता है। नेक्स्ट, नेचर वर्सेस चेंजेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड के बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं उसकी बात करती है, जबकि जनरल साइकोलॉजी चाइल्ड के नेचर से डील करती है। यहाँ पर डिफरेंस है चेंजेस का, ये ध्यान रखिए कि जो नेचर में चेंज आता है हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। जनरल साइकोलॉजी रूल्स और प्रिंसिपल
का कलेक्शन होती है और एजुकेशनल साइकोलॉजी जर्नल साइकोलॉजी के बनाए रूल्स और प्रिंसिपल की इम्प्लीकेशन से डील करती है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी करती है और जर्नल साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स दोनों की स्टडी करती है। एम्फेसिस, एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग प्रोसेस और फैक्टर्स को एम्फेसिस करती है और जर्नल साइकोलॉजी बिहेवियर के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी छूती है। तो ये थे डिफरेंस, किस तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी और जर्नल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात की है अभी तक हमने। अब बात करेंगे हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की, किसके? एजुकेशनल साइकोलॉजी के। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं? वो हैं, सबसे मेन है लर्नर को समझना, दूसरा है लर्नर के साथ साथ लर्निंग प्रोसेस को समझना, उसके अलावा वो मेथड्स जानना जिससे टीचर अपनी प्रोग्राम्स को बड़ी आसानी से फैसिलिटेट कर सके। नेक्स्ट है टीचर का स्टूडेंट के मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसी तरीके की लर्निंग सिचुएशंस बना के उनको सिखाना। उसे नेक्स्ट हम ले सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की हेल्प करती है ताकि वो उन्हें गाइड कर सके, उनकी काउंसलिंग कर सके, कहाँ कहाँ उनको उनकी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं उनको डायग्नोज किया जा सके, उसके बारे में बात करती है। उसके अलावा वो टीचर की हेल्प करती है इवैल्यूएशन टेक्निक्स को प्लान आउट करने के लिए, असेस करने के लिए। और असेस किस किस का असेसमेंट होता है? स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इस सब के बारे में बात करती हैं। तो मोreover हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव है पर्सनैलिटी को डेवलप करना और कंटिन्यूअस एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब लास्ट में आ जाइए आप लिमिटेशंस। तो हर चीज़ का जहाँ फ़ायदा होता है तो कोई ना कोई उसकी कमी भी होती है। इस तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं और वो हैं न्यू एंड कॉम्प्लेक्स साइंस। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी नई है, दूसरा साइंस होने की वजह से कॉम्प्लेक्स भी है ये, इसका एरिया अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है और बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो इंटीग्रेट नहीं हो पाए हैं, तो इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस कही जाती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। एक और मुश्किल ये भी है कि साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसे जानना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती है क्योंकि हर स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटी, मेमोरी पावर, लॉजिक, परसेप्शंस एक जैसे होते नहीं हैं, तो उनको पढ़ाना आसान नहीं है। उनकी हर चीज़ को जानना और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टूडेंट्स को, तो बहुत मुश्किल है ये। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन अप्लाइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। अब क्लासरूम सिचुएशंस को लैब में तो अप्लाई नहीं कर सकते, जो हम एनिमल्स पर रिसर्च करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स पर अप्लाई की जा सके, तो ऐसी भी बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ आती हैं। कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। अगली लिमिटेशन ये है कि डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग स्कूल्स की जब हम कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन सुनते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के कंसेप्ट पर कन्फ्यूज़न भी होने लगती है। लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ टीचिंग। कई बार ऐसे काम होते हैं जिनमें लिखे और बोले हुए वर्ड्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती, पर कई बार होती भी है, और कई बार सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता, और जब तक आपके पास वर्ड्स नहीं सही ढंग से होंगे तो आप समझा नहीं पाओगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी की सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, टीचर और लर्नर के एक्सपीरियंस और एप्टीट्यूड भी लर्निंग में काफ़ी मायने रखते हैं। तो स्टीफन ने अपनी बुक के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिमिटेशंस बताई भी हैं कि लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ टीचिंग, लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ साइंस, लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो कंक्लूज़न यही है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का एजुकेशन में यूज़ करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जाना पड़ता है और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये थी उनकी लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी ऑफ
एजुकेशनल साइकोलॉजी टू द टीचर्स, कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज की इम्पोर्टेंस की बात की है कि टीचर्स को एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हम नाम ले सकते हैं क्विंटिलेन, ये एक रोमन एजुकेटर थे जिन्होंने ये कहा, टू ट्रेन गुड ओरेटर्स द टीचर शुड नो द नेचर ऑफ द चाइल्ड। थॉमस फुलर भी कहते हैं, द सक्सेसफुल टीचर शुड रीड द नेचर ऑफ द pupils एंड मच एज ही शुड रीड द बुक्स। पेस्टोलॉजी कहते हैं, द मेन कंसर्न ऑफ द टीचर शुड द माइंड ऑफ द प्यूपिल। मिस्टर जॉर्ज, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, टीचिंग इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है, सब लोग टीच नहीं कर सकते। एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज भी देती है। अब इसमें हम बात करते हैं, हर चाइल्ड के पास अपनी पोटेंशियलिटी, अपने इंस्टिंक्ट्स, अर्जेस, एप्टीट्यूड होते हैं। इनको हम प्राइमर मूवर कहते हैं। जो टीचर साइकोलॉजी की नॉलेज रखते हैं वो चाइल्ड की इनीट क्वालिटी को जान के उनको अच्छे से टीच कर सकते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, एक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं तो दूसरी तरफ हैंडीकैप्ड। हम इन सब को एक मेथड से नहीं पढ़ा सकते। इनको पढ़ाने का तरीका हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि टीचर्स इनकी नॉलेज कैसे रखें और उनको आसानी से पढ़ा सकें। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड के बिहेवियर को जानने में हेल्प करती है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पर चाइल्ड का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो कैसा होता है ये बताएगी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इससे टीचर जो है वो लर्नर में पॉजिटिव गुड सेंटिमेंट्स को अपील करके अपने लेसन को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट को एनालाइज करने में हेल्प करती है। तो इससे क्या होगा कि वो ऑडियो विजुअल एड यूज़ करेंगे, उससे क्या होता है, स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं, अपने सब्जेक्ट को टीचर इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो इस तरीके से जब लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट की नॉलेज होती है टीचर को, तो वो डिफरेंट तरीके ढूंढता है, डिफरेंट मेथड ढूंढता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया समझ में आए। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्नर के अनकॉन्शियस माइंड को समझने में भी हेल्प करती है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो टीचर्स को स्टूडेंट के अनकॉन्शियस माइंड की अगर नॉलेज है तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। एक वर्ड होता है मेंटल हाइजीन। हमारी बैलेंस पर्सनैलिटी की बैकबोन होती है मेंटल हाइजीन। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर की हेल्प करती है स्टूडेंट के मेंटल हाइजीन की पॉजिटिव साइड देख के उसका फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्लेक्सेस, एंग्जाइटी, वरीज, इन सब को कम कर देती हैं। क्योंकि जब टीचर को इन सब की नॉलेज होगी तो वो फ्रस्ट्रेशन को समझ सकेगा स्टूडेंट की, और वो उसको पॉजिटिव वे में लेगा, ना कि नेगेटिव वे में कि स्टूडेंट ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया या ऐसा गलत क्यों बोला, उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव क्यों था। तो इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं टीचर्स। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से टीचर अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को की कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ वो अपना साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, और जब एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो स्किल और बेहतर होती है, और वो अपने बिहेवियर को भी चेक कर सकते हैं कि मेरा बिहेवियर जो है वो क्लासरूम में सही है या नहीं है। स्किनर कहते भी हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द फाउंडेशन स्टोन इन प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से टीचर स्टूडेंट के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि जब तक वो डायग्नोज नहीं करेंगे स्टूडेंट की प्रॉब्लम को तो कैसे गाइड करेंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी ये बताती है कि आप कैसे डायग्नोज करें बच्चे की प्रॉब्लम को। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच अच्छा रिलेशन रखने में भी हेल्प करती है,
ताकि टीचर जो है वो सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टूडेंट को ट्रीट करें। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को रिसर्च करने के लिए भी मोटिवेट करती है, क्योंकि जैसे वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगी क्लासरूम सिचुएशन में, नए फैक्ट्स आएंगे और टीचिंग लर्निंग एरिया के अंदर और इम्प्रूवमेंट आएगी, वो अपने सब्जेक्ट को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को स्टूडेंट को इवैल्यूएट और मेज़र करने के मेथड भी देती है, ताकि स्टूडेंट के इंटरेस्ट, एबिलिटी, अचीवमेंट और पर्सनैलिटी के दूसरे एस्पेक्ट को भी जाना जा सके और टीचर अच्छी तरीके से उनकी एबिलिटी को जज कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्लास में बोलता नहीं है, तो टीचर्स कई बार जज नहीं कर पाते और वे सोचते हैं कि शायद ये पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे मेरा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, जबकि रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी में वो बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन वो अपनी बात को समझा नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हो कि कहीं उसे रहता है। वो किस वजह से होता है, जब तक टीचर इसे जानेगा नहीं। और कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन एकेडमिक उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या हम उस स्टूडेंट को कम मान लेंगे? नहीं, वो भी उतना ही अच्छा है। क्योंकि अगर कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा है, अगर वो एकेडमिक में अच्छा है, दूसरा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो किसी में भी आप किसी भी फील्ड में आप बेस्ट हो, तो हमें बेस्ट की तरफ ध्यान देना है कि स्टूडेंट जो है वो किस चीज़ में या किस फील्ड में वो अच्छा अपना करके दिखा रहा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ने करिकुलम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है। एक्टिव और अफेक्टिव होने के लिए करिकुलम को साइकोलॉजिकल बेस्ड होना ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स और सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग ही करिकुलम बनाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि पहले एंशिएंट टाइम का जो स्टडी लेवल था या जिस तरीके से स्टडी कराई जाती थी वो अलग तरीके की थी। अब आप देखो जिस तरीके के सिचुएशंस हमारे सामने आई हैं इन दिनों, जैसे हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो एक अलग सिचुएशन हमारे सामने है। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ रहा है, हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ रही हैं। तो उससे क्या है कि आपको एक नया करिकुलम डिज़ाइन करने का मौका मिलता है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को हम और करा पाएँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल मेथड में भी एक रेवोल्यूशन लेकर आई है। टीचिंग अब और ज़्यादा साइंटिफिक, इजी और गोल डायरेक्टेड हो गई है। अब टीचर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करने लगे हैं। इसके अलावा एक्टिविटी सेंटर्ड टीचिंग हो गई है। डिस्कशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इन्होंने तो स्टूडेंट की सीखने की स्पीड भी बढ़ा दी है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी ये भी बताती है कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, डायनेमिक, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन होना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये भी बताती है कि रिवार्ड और पनिशमेंट का जुडिशियल यूज़ होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप किसी को बार बार रिवॉर्ड दे रहे हो या किसी को बहुत ज़्यादा शाबाश दे रहे हो, तो वो भी बिगड़ जाता है बच्चा। तो पनिशमेंट अगर आप देते हो, आप किसी को ब्लेम करते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बच्चा आपकी बात मानने से हट जाएगा, वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। या आप ये कह सकते हो कि जो मेल एडजस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं या प्रॉब्लमेटिक हैं या स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए, उनके लिए क्या तरीके अपनाए जाएँ, तो ये सब एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है। तो अभी तक हमने जितना भी बात की है उसका कंक्लूज़न क्या निकला, वो ये कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स के लिए बहुत यूज़फुल और एसेंशियल है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब रूल ऑफ द थंब फेल हो जाता है तो साइकोलॉजिकल लॉ अप्लाई करना अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है।